स्वागत है आप सभी का। दिन की सभी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आस्था कौशिक। पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद सीएम करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल होंगे। औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 7 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की एक बैठक होने जा रही है। कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में शामिल होंगे। औद्योगिक विकास से जुड़े हुए कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुभव, किस तरह के प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट से? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेस्ट बंगाल में चुनावी जनसभाएं करेंगे। अब तो थोड़ी देर में जनसभा उनसे शुरू हो जाएगी, लेकिन 6:43 पर वो जब वापस लौटेंगे लखनऊ, उसके बाद 7 बजे उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई है। महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है क्योंकि कई तकरीबन 10 से 15 प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में अप्रूव आज कैबिनेट कर सकती है। औद्योगिक विकास से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव हैं। कई कंपनियों के साथ जो हम कहें कि लेटर ऑफ कंफर्ट देने का एक प्रस्ताव अटका हुआ था, उसको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव देने की बात है, उसको भी मंजूरी मिल सकती है। और ये तमाम मंत्री जो है वो कुछ अपने क्षेत्र में, कुछ पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम लगाए गए हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कई मंत्रियों के वर्चुअली जुड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ मंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। जो लोग लखनऊ में हैं वो इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे, लेकिन 7 बजे ये बैठक शुरू होगी और तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी, क्योंकि 8 बजे मुख्यमंत्री को कोविड पर आने वाला होली का जो त्योहार है उस पर भी बैठक करनी है। वो भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। तो ये कैबिनेट बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो शाम 7 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक और 7:30 बजे कोविड को लेकर भी अहम बैठक आज सीएम योगी करेंगे। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुभव आपका। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। बीजेपी राज में किसानों पर दोगुनी मार पड़ी है, ये बातें कही अखिलेश यादव ने और उसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि डीएपी के दाम में 300 तक की वृद्धि हो चली है। भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार बंद कर बढ़े हुए दामों को वापस ले। तो किस तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला अखिलेश यादव ने, उनका ट्वीट आपको दिखा देते हैं। भाजपा राज में किसानों पर दोगुनी मार। किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है क्योंकि डीएपी के दाम में 300 रुपए तक बढ़ोतरी हो गई है। भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार बंद कर बढ़े हुए दामों को वापस ले, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। वीडियो 2018 की परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर तंज कसा है। क्या ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने, ये आपको दिखा देते हैं। वीडियो 2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का इंतजार किया। तारीख पर तारीख आती गई, नियुक्ति नहीं मिली। हर नई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती थी। कल भर्ती निरस्त हो गई। इन युवाओं की आंखों में अंधेरा छा गया। सीएम साहब प्रचार में बाहर है, मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है। उधर आजान के बाद अब बुर्के पर बवाल शुरू हो गया है। मंत्री आनंद स्वरूप ने आजान के बाद अब बुर्के पर सवाल उठाए हैं। महिलाओं को बुर्का पहनाना अमानवीय बर्ताव, ये कहा है आनंद स्वरूप ने। बुर्के से वहाबी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस पर पलटवार किया और कहा कि किसी को भी किसी के मजहब पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पहले आजान, लाउडस्पीकर और उसके बाद अब बुर्के पर सवाल उठाया है और कहा है कि बुर्का पहनाना अमानवीय काम है। इससे पहले उन्होंने लाउडस्पीकर से आजान को बंद कराने की बात कही थी और कहा था इसके कारण उन्हें सुबह के नियम, योगाभ्यास, पूजा पाठ में डिस्टर्ब होता है, नींद खराब होती है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसीलिए लाउडस्पीकर बंद कराने चाहिए आजान के लिए। और अब बुर्के से वहाबी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, ये कहा है आनंद स्वरूप शुक्ला ने। तो योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पहले आजान पर एतराज जताया और अब वो बुर्के पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनाकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बुर्के की वजह से वहाबी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। इसे रोकने के लिए वैसे ही प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसे कि 3 तलाक पर लगाया गया है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो वहाबी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। तो एक तरफ आनंद स्वरूप शुक्ला ने इस तरह का बयान दिया, लेकिन अब इस बयान पर पलटवार भी हो गया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस पर पलटवार किया है। किसी को भी किसी के मजहब पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। महली बुर्का मजहब का जरूरी हिस्सा है। महली उन्होंने ये बात कही है, जो महिलाएं चाहती हैं वो बुर्का पहने, जो नहीं चाहती हैं ना पहने। संविधान ने हर किसी को धर्म को अमल में लाने की आजादी दी है, इसीलिए किसी दूसरे के मजहब के बीच में बोलना ये ठीक नहीं है। बुर्का मजहब का जरूरी हिस्सा है, ये कह रहे हैं मौलाना राशिद फिरंगी महली। जो महिलाएं चाहती हैं वो बुर्का पहने और जो नहीं चाहती हैं वो ना पहने। हासिल नहीं है कि किसी के भी रिलीजियस जो चीज़ें हैं या मजहबी चीज़ों पर इस तरीके से उंगली उठाएं, क्योंकि जहाँ तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे मज़हब का एक अहम हिस्सा है और उसमें भी जो ख़वातीन चाहती हैं वो पर्दा करती हैं, जो नहीं चाहती हैं वो नहीं करती हैं। उस पर किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और वो हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल में मौजूद है, लिहाजा उसको कोई बदल भी नहीं सकता। इस वजह से इस तरीके की बातें उठाना हम समझते हैं बेमाने हैं। और उधर सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आज हो सकता है कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी से महेश जीना का नाम प्रत्याशी के तौर पर आगे है। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम इस पर मंथन करेंगे। उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगा सकते हैं दुष्यंत। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव जिसमें आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी से महेश जीना का नाम प्रत्याशी के तौर पर सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इस पर मंथन करने के लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज चर्चा करेंगे, उत्तराखंड में मंथन करेंगे और उम्मीदवार के नाम पर लेकिन आज अंतिम मोहर लग सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। उधर कानपुर देहात से अगली बड़ी खबर। आबकारी इंस्पेक्टर को दबंगों ने पीट डाला। चेकिंग के दौरान ढाबे पर शराब पिलाई जा रही थी और आबकारी इंस्पेक्टर की तहरीर पर ढाबा संचालक पर केस दर्ज कर लिया गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कृपालपुर का ये मामला है, जहां पर चेकिंग के दौरान ढाबे पर शराब पिलाई जा रही थी और आबकारी इंस्पेक्टर ने इसकी शिकायत की और उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। ढाबा संचालक पर मामला दर्ज हो गया है। अकबरपुर कोतवाली के क्षेत्र कृपालपुर का ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन आबकारी इंस्पेक्टर को दबंगों ने इस दौरान पीटा। कानपुर देहात से ये बड़ी खबर। और अब खबर कानपुर से, जहां उप जिला अधिकारी ने पुलिस की मदद से अच्छलदा थाना क्षेत्र के इटेली गांव में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके विनोद यादव, उनके परिवार की ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। इस जमीन पर फिर से ग्राम सभा में वापस लाया गया। बुलडोजर की मदद से इस जमीन को खाली करा दिया। तो औरैया से तस्वीरें। पूर्व मंत्री पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। ग्राम सभा की ये जमीन जिस पर अवैध कब्जा हो गया था, बुलडोजर से उसको कब्जा मुक्त करा लिया गया। अवैध ढांचा जो यहां पर था उसको ढा दिया गया है और किस तरह ये पूरी कार्रवाई हुई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। विकासनगर थाने के पूर्व कोतवाल धीरज कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पूर्व कोतवाल धीरज कुमार पर छेड़खानी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला ने विकासनगर थाने में केस दर्ज करवाया है। घर में घुसकर छेड़छाड़, अभद्रता करने का आरोप है। घर से 20,000 रुपए ले जाने के भी आरोप हैं। तो पीड़ित महिला ने विकासनगर थाने में अब केस दर्ज करवाया है। घर में घुसकर छेड़खानी और अभद्रता करने का आरोप उन्होंने लगाया है। एक सड़क हादसे की खबर शाहजहांपुर से, जहां बिहार जा रही एक मिनी बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 मिनी बसों से घर वापस लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। होली पर घर जाने के लिए पंजाब से लौट रहे थे मजदूर। थाना तिलहर के NH 24 की ये घटना है।
3 मिनी बसों से घर वापस लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। होली पर घर जाने के लिए पंजाब से ये मजदूर वापस आ रहे थे, लेकिन ये मिनी बस किस तरह हादसे का शिकार हुई और 2 लोगों की इसमें जान चली गई। उन्नाव से अहम खबर, अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया है। लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेडियम के पास यह हादसा हुआ है। और फिरोजाबाद में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। नेशनल हाईवे 2 पर यह हादसा सामने आया है। रफ्तार का कहर, किस तरह वोल्वो बस की टक्कर हुई, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। बाद में जाम न लग जाए इस कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। फिरोजाबाद की यह घटना, एक वोल्वो बस हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बनी। 4 लोग इसमें घायल हुए। तो 2 तस्वीरें उन्नाव और दूसरी फिरोजाबाद की आप देख रहे हैं। दोनों ही जगह पर सड़क हादसे हुए हैं। उन्नाव में एक रोडवेज बस पलट गई और फिरोजाबाद में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 लोग घायल हुए हैं फिरोजाबाद में और 10 लोग घायल उन्नाव में। आगरा दरोगा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शहीद दरोगा प्रशांत यादव को श्रद्धांजलि दी गई है। आगरा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई है। एडीजी राजीव कृष्ण, एसएसपी बबलू कुमार ने ये श्रद्धांजलि दी है। राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और विधायक राम प्रताप चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आगरा में दारोगा प्रशांत यादव, जो कि एक जमीन को लेकर हुए झगड़े में मौके पर पहुंचे और आरोपी ने उन्हें गोली मार दी थी, उनकी मौत हो गई और आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार ने उनके परिवार के लिए 50 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का ऐलान किया है। उधर बाराबंकी में एलएलबी की परीक्षा दे रहे 4 दिहाड़ी मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एलएलबी की परीक्षा में लेबर्स को बिठाकर परीक्षा दिलवाई जा रही थी। इस परीक्षा को चेक करने जब उड़न दस्ता आया तो इन मजदूरों की सारी पोल पट्टी खुल गई। छात्र बने मजदूरों को कॉलेज प्रशासन ने पुलिस के हाथों सुपुर्द कर दिया और अब पुलिस इसकी गहन छानबीन में जुट गई है। पुलिस की माने तो टीआरसी लॉ कॉलेज में अवध विश्वविद्यालय के एलएलबी के एग्जाम चल रहे थे। वहां से 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो मुन्ना भाई बनकर दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे थे। पूछताछ में पता चला कि छाया चौराहे पर लगने वाली दिहाड़ी मजदूरों की मंडी से 4 लोगों को हिमांशु नाम का शख्स लेकर आया था।